डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। बांसुर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम सेक्शन सी पढ़ रहे हैं इस पेपर का, कोडेट्स पेपर का। तो ये जो हमारा कोडेट्स पेपर है, फर्स्ट पेपर, इसका सेक्शन सी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पक्षियों में अनुकूलन, एडेप्टेशन इन एवीज। तो इसमें एडेप्टेशन की जो हम बात कर रहे थे, तो हमने यहाँ पर बात की थी कि जो एडेप्टेशन जो होता है पक्षियों में, वो हवा में उड़ने के लिए इनके अंदर, हमने कल बात की थी कि भाई इनके अंदर आकारिकी रूप से और शारीरिक रूप से तथा कार्यिकी रूप से क्या पाया जाता है। इन तीनों रूप से इनमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। इन विशेषताओं के बारे में हम कुछ चर्चा कल हमने की थी, जिनमें हमने बात की थी कल आकारिकी रूप से। आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजिकल, जिसमें मॉर्फोलॉजिकल बोल दीजिए, चाहे हम बोल दें उसको उड़ान अनुकूलन यानी फ़्लाइट एडेप्टेशन, ठीक है। और जो हमारे जो फ़्लाइट एडेप्टेशन है, उसी को हम बोलते हैं अपना एरियल एडेप्टेशन यानी वायवीय अनुकूलन। अब इसमें हमने कुछ आध बातें की, जैसे कि यहाँ पर हमने ये बात करी, ये साइंटिस्ट वगैरह की बात करी एरियल एडेप्टेशन पक्षियों में। जैसे कि हम बात करते हैं एरियल एडेप्टेशन की बात करते हैं। एरियल एडेप्टेशन में हम बात करेंगे वायवीय अनुकूलन में, तीन आएंगे अपने वायवीय अनुकूलन में। एक तो आकारिकी, ठीक है, दूसरी शारीरिकी, तीसरी कार्यिकी, ठीक है। तो वायवीय अनुकूलन में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फ्लाइट एडेप्टेशन की, ठीक है भाई। तो वायवीय अनुकूलन में फ्लाइट एडेप्टेशन की बात कर रहे हैं, या हम मॉर्फोलॉजिकल वॉलेंट की बात कर रहे हैं। तो इसमें शारीरिक आकृति के बारे में हमने बात कर ली थी कल, ठीक है। और इसके अलावा पिच्छों का आवरण, ये भी हमने बात कर ली थी। इसके लिए हमने ये जो चित्र है ये हम पढ़ रहे थे, और इसको मैंने समझा दिया था कि क्या होता है बाईपैडल लोकोमोशन, यानी द्विपादिक गमन क्या होता है। जैसे मनुष्य में भी द्विपादिक गमन होता है, यानी दो पैरों के द्वारा हम गमन करते हैं। तो पक्षी के दो पैर कहाँ गए बाकी के, यानी ये जो आपको दिख रहे हैं जिन पे बैठा हुआ है ये पक्षी, ये तो है इसके पश्चपाद यानी हिंडलिम। अग्रपाद कहाँ गए इसके अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो गए, जो कि इसका एक अनुकूलन है, जो कि इसका फ्लाइट एडेप्टेशन है। और भी इसमें मैंने एडेप्टेशन के बारे में कल चर्चा की, और आगे भी हमारे अब आएगा। लेकिन हमारे अगर बात करें मनुष्य की अग्रपाद की, तो कहाँ है हमारे जो हाथ हैं, यानी जो आपने अपनी डिवाइस पकड़ रखी हाथ में, वो हमारे अग्रपादों से पकड़ रखी है हमने, या रखे हैं उसके द्वारा, यह अग्रपाद, ठीक है। चलिए आगे अब चर्चा करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, वो वाला डायग्राम यदि आपसे नहीं बन पाता है, तो आप ये डायग्राम हमारे बुक्स में दिया हुआ है, इसको हम बना सकते हैं। कुछ भी नहीं है, वो कलरफुल है, ये ब्लैक एंड वाइट है, और बाकी के नेम वगैरह वो के वही हैं। क्लियर। तो चलिए बात करते हैं कि हम बात कर रहे थे कि जो है इनको जो पिच्छों का जो आवरण है, वो क्या करता है, इनके शरीर को कैसे बनाए रखता है भाई, हल्का बनाए रखता है। बोलो सही बात है कि नहीं। साथ ही साथ क्या करता है, जो वातावरण के तापमान के जो दुष्परिणाम हैं उनसे बचाता है। यानी वातावरण का तापमान अधिक हो गया तो बचाएगा उनको, ठीक है। इसी प्रकार से यदि वातावरण का तापमान जो है कम हो गया, हो गई, मतलब तापमान अधिक होगा, तो भी जो है उसके दुष्परिणाम से ये जो इसके पीछे हैं, इन फीदर्स जो हैं, इनको थोड़ा कंट्रोल करते हैं तापमान को। तापमान कम यानी ठंडक रहने पर एनवायरनमेंट में, तो भी ये क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, जो पिच है वो शरीर के चारों ओर हवा के एक घेरे को बनाए रखते हैं। क्या बनाए रखते हैं, हवा के एक घेरे को बनाए रखते हैं, जिससे ऐसा क्या होता है, ऐसे जो भारहीनता उत्पन्न होती है, यानी ये अपने आप को हल्का करते हैं, यानी
भारहीनता की स्थिति आती है, हवा के घेरे को बनाए रखते हैं। इस कारण से देखो, मैं जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ ना, इनको थोड़ा गौर से सुनना। आपने कभी कोई प्लेन में बैठा हुआ आपको, तो उसमें भी यही कंडीशन होती है, ठीक है। तो उसमें भी उसके जो ब्लेडर होते हैं आपने देखे हों ध्यान से, तो उसमें ब्लेडर का जो है रोल बहुत अच्छा होता है। वही सेम जो यहाँ पर हमारे जो पिच होते हैं वो जो रोल प्ले करते हैं, ठीक इसी प्रकार से उसमें जो ब्लेडर होते हैं उसके पंख जो होते हैं एक तरह से हमारी एरोप्लेन के, वो भी ऐसा ही करते हैं। तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, रनवे पे दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? ताकि वो नीचे दाब लगा सके और उसके बाद में वो अपने आप को भारहीनता की स्थिति में लाता है, ठीक है। ये सिस्टम होता है। और भी उसके अंदर जैसा पक्षियों में होता है ठीक उसी प्रकार से इनके अंदर भी होता है, प्लेन के अंदर। क्योंकि प्लेन जो बनाया गया है राइट बंधु ने, उन्होंने जो बनाया है उस आधार पर ही तो बनाया है। उसी पक्षी किस प्रकार से वायु में गमन करता है उस आधार पर तो बनाया है। इसलिए हमारे प्लेन को क्या कहा गया है? चील गाड़ी। हमारे आज भी घर में बुजुर्ग लोग कहते हैं कि चील गाड़ी। चील गाड़ी, चील एक पक्षी का नाम है जिसको बाज बोलते हैं, ठीक है। और चील गाड़ी भी बोलते हैं हम एरोप्लेन को, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि पिच्छों का जो कुचालक आवरण शरीर को पूरी तरह से ऊष्मारोधी बनाता है। यानी कुचालक होते हैं एक तरह से, ये जो कुचालक जो आवरण होता है शरीर को कैसा बनाएगा भाई? ऊष्मारोधी, यानी किसी तरह की कोई ऊष्मा ना जाएगी ना आएगी, ठीक है। तथा शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है, जिससे पक्षी जो हैं ऊंचे शिखरों यानी एल्टीट्यूड्स जो होते हैं पर भी भीषण ठंड से बचे रहते हैं। यानी जहाँ ठंड अधिक पड़ती है वहाँ पर ये अपने शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं और वहाँ पर क्या है, जीवित रह पाते हैं। ये कारण है इनका पिच्छों का। तो बड़े काम के हैं ना ये पिच्छे, यानी इनका तापमान जो है शरीर का वो क्या है, स्थिर बना रहता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि पंखों के पिच उड़ते समय हवा को काटने के लिए चौड़ी सतह प्रदान करते हैं। कौन? ये पिच। ये पंखों के जो पिच होते हैं ये ही क्या करते हैं, जैसे पक्षी उड़ता है तो उसके हवा को काटने के लिए जो उसके अंदर जो चौड़ी सतह है वो उसको ये प्रदान करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उड़ान के अंग। ये भाई इनमें उड़ान के अंग कौन कौन से क्या होते हैं, क्या कैसे क्या करते हैं। तो देखिए पक्षियों के अग्रपाद, अग्रपाद जो होते हैं अद्वितीय तथा शक्तिशाली नोदक में प्रयुक्त होने वाले अंग अर्थात पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी जो हम चित्र 21.2 देखेंगे अभी, यानी इनमें जो अग्रपाद हैं वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, ठीक है। पंख ही उड़ान वाले एकमात्र अंग हैं। यानी पंख जो होते हैं वो ही उड़ान करने वाले एकमात्र अंग होते हैं इनके अंदर। इन अंगों की जटिल संरचनात्मक बनावट होती है, किनकी? पंखों की, जिसमें क्या क्या होते हैं? अस्थियां होती है, पेशियां होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, रक्त वाहिनियां होती हैं, ठीक है। तथा पिच्छों आदि का जो ढांचा ये सब कुछ इनके अंदर होता है। दोनों पंख देह के अग्रभाग से निकलते हैं और विश्राम के समय पंख जो होते हैं शरीर के दोनों ओर लिपटे रहते हैं। जब पक्षी विश्राम अवस्था में होता है तो ये आराम से इसके फोल्ड हो जाते हैं इसके पंख, परंतु उड़ान के समय यह पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं, अर्थात प्रसारित हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि पंखों की सतह का जो क्षेत्रफल लंबे उड़ान पिच्छों की सहायता से काफ़ी बढ़ जाता है। यानी इनका क्षेत्रफल जो इनके अंदर पिच्छे होते हैं इन कारण से बढ़ जाता है। इन पिच्छों को क्या कहते हैं? रेमिंजेस या रेमिंजिस अर्थात पक्ष पिच्छ कहते हैं, ठीक है।
ये नाम आपको याद रखना है कि इन पक्षों को रेमिंजिस या पक्ष पिक्ष भी कहते हैं। अब हम चित्र देखते हैं एक बार। तो ये जो है हमारे चित्र दिया हुआ है किताब में, ठीक है भाई। तो आपको वैसे तो चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पक्षियों के अंदर किस प्रकार से क्या व्यवस्थाएं होती हैं उड़ान के रूप में, ठीक है। तो जैसे कि आपको ये चित्र जो दिखाई दे रहा है, ये इसका रेमिंजिस तथा रेक्टिसिस का विन्यास है, ठीक है, जिसकी सहायता से ये उड़ते हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, बस आपको मैं काम काम की चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, एक तो इनके अंदर हुमरस आपको दिखाई दे रही होगी, ये रही, ठीक है, ये अस्थि उमरस जो है, और यहाँ से इनके अंदर रेडियस अनला आपको दिखाई दे रही होगी। ये तो रही रेडियस और ये रही अनला। पहले तो बात कर रहा हूँ अनला की, अनला की स्थिति आपको दिखाई दे रही होगी, और ये रेडियस, ठीक है, दोनों के दोनों। जैसे हमारे अंदर होता है ना, ठीक उसी प्रकार से इनके अंदर भी, जैसे उमस है, और ये जो हमारे कंधे के अंदर जो अस्थि होती है स्कैपुला, देखो इनके अंदर भी स्कैपुला है, दिखाई दे रही है स्कैपुला, ठीक है। कॉर्कोइड इनके अंदर नीचे की साइड में जो है वो कॉर्कोइड कहलाती है, और पक्षियों में फर्कुला भी पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर बोन की ओर बात करें तो देखिए यहाँ पर आगे की ओर देखिए, जैसे हमारी अंगुलियाँ होती हैं उसमें डिजिट होते हैं, उसी प्रकार इनके अंदर फर्स्ट डिजिट जिसको हम बोलते हैं पोलैक्स, दिख रहा है आपको ये नाम, जो इनकी फर्स्ट डिजिट है। इसी प्रकार से इनके अंदर एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं कार्पोमेटाकॉर्पस, ठीक है। उसी के कार्पोमेटाकॉर्पस जो है उसी के पास में स्थित होती है इनकी थर्ड डिजिट एला स्पूरिया, ठीक है, और इसी को बोलते हैं बस्टर्ड विंग। नेक्स्ट है इनकी आगे की ओर प्रॉक्सिमल फेरिंग्स और डिजिटल फेरिंग्स भी होती है, जो कि इनकी सेकंड डिजिट होती हैं। तो इस प्रकार से ये तो इसकी बात हो गई बोन सिस्टम की, यानी स्केलेटन सिस्टम की, ठीक है। अब इनके जो ये आपको ये फेदर्स जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो फेदर्स हैं जो कि बने होते हैं इन पिच्छिकाओं के, तो जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है, तो ये ही इनके होते हैं, जैसे कि मेटा कार्पल्स, ठीक है, मिड डिजिट्स, और ये इसके एड डिजिट्स, ये सब कुछ यानी इन्हीं से पंखों के द्वारा ये निर्मित होते हैं। इनकी संख्या हमारी ये दी हुई है, लेकिन ये कोई पूछते नहीं है, ठीक है। पीछे की साइड में जो इनके पंख होते हैं, जहाँ पर इनका क्लोइकल अपर्चर होता है वहाँ पर भी इनके पंख होते हैं, जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4 ऐसे दिखाई हुए हैं, जो कि इनके पीछे की पिच्छे हैं। तो इस प्रकार से हैं। आगे हम बात करते हैं, इसमें आपको जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट्स याद रखने हैं इसमें, क्या, जैसे उड़ान के लिए अंग कौन से होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने जो इनकी बात करी कौन से पिच्छों का आवरण, ये पॉइंट्स याद रखने हैं। चित्र वगैरह इतने इसमें बनाने नहीं है, हमको चित्र नहीं बनाने, क्योंकि चित्र बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा जटिलता हो जाएगी, और चित्र ना भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटते इसमें, क्योंकि चित्रों के कोई नंबर नहीं होते इसमें। हमें तो केवल ये समझाना है कि फ्लाइट एडेप्टेशन होता क्या है, उसके लिए क्या क्या इसमें होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कल हमने चित्र में मोबाइल जो नैक देखी थी इसकी, उसकी बात करते हैं। मोबाइल नैक जिसे हमने चल गिरवा भी कहते हैं, और साथ में इसकी चोंच, तो देख सकते हैं इसमें कि अग्रपादों के पंखों के रूप में परिवर्तित हो जाने के कारण इसकी जो क्षतिपूर्ति करने के लिए इनमें क्या होती है, गिरवा कैसी होती है, नेक कैसी होती है, लंबी होती है, लचीली होती है, साथ में कैसी होती है, अत्यधिक चल होती है, यानी मोबाइल होती है, जिससे यह आसानी से भोजन तक पहुंच सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, अत्यधिक चल होती है, इसका एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। आपने कभी कोई वीडियो देखा हो या एक्चुअल में देखा हो
जिसमें कभी कोई चील के द्वारा कोई भोजन को पकड़ते हुए पानी के अंदर मछली को देखा हो आपने, तो आप उसमें ये देख सकते हैं कि उनकी जो गिरवा नेक जो होती है और चोंच जो होती है किस प्रकार से चल होती है, यानी मोबाइल होती है, किस प्रकार से कितनी एक्टिव रहती है। यानी वो जो बाज पक्षी है वो ऊपर से ईगल इस टाइप से आता है, उसकी निगाहें इतनी तेज़ तरार होती हैं कि समुद्र या कोई झील ऊपर से स्पीड से आकर के और मछलियों पर वो निगाह रखता है और तुरंत मछली को तुरंत वो पानी में सीधा अंदर जा कर के अपनी चोंच से पकड़ करके और वापस से उड़ करके उसको मछली को अपनी चोंच में या पंजों में पकड़ के ले जाता है। तो आप सोच सकते हैं इनके अंदर मोबाइल नेक और बीक कैसी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुख एक श्रृंगी, श्रृंगी वो वाला श्रय लिखेंगे, श्रवण वाला, ठीक है, चोंच के रूप में इसको अपडेट करना, चोंच के रूप में आगे की ओर निकला रहता है, जो क्या करता है कोई भी जो चीज़ होती है उनको उठाने तथा कई अन्य पदार्थों सही कई अन्य कार्य जैसे कि घोंसला बनाने, पंख साफ करने, ठीक है, आदि को करने के लिए एक चिमटी की तरह कार्य करता है। कौन? इसका जो है मुख होता है वो, जो एक चोंच के रूप में निकला रहता है, बीक, बीक कहलाती है चोंच, वो चोंच के द्वारा ही तो साफ करते हैं ये, और चोंच के द्वारा ही घोंसला बनाते हैं। कभी आपने चिड़ियाओं को देखा हो तो एक एक तिनका लेके आती हैं, और वो किससे लेके आती हैं? चोंच के द्वारा ही लेके आती हैं, और चोंच के द्वारा ही पक्षी अपने आप को, इनके जो फेदर्स होते हैं उनको साफ करते हैं। यह सभी कार्य सामान्यतः दूसरे प्राणियों में जो किया जाता है, दूसरे प्राणी जैसे कि चाहे हम हों चाहे और जिनके अंदर अग्रपाद होते हैं, ठीक है, उन सभी में अग्रपादों के द्वारा किया जाता है। लेकिन पक्षी के अंदर यह किसके द्वारा किया जा रहा है? चोंच के द्वारा किया जा रहा है। अग्रपादों के द्वारा क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि इसके जो अग्रपाद अर्थात फोरलिम्ब हैं वो पंखों में रूपांतरित हो गए, इस कारण से। चलिए आगे बात करते हैं कि जो पक्षियों में गमन जो होता है वो द्विपादिक गमन होता है, बाईपेडल लोकोमोशन। जैसे हमारे अंदर बाईपेडल लोकोमोशन होता है ठीक उसी प्रकार से इनके अंदर भी बाईपेडल होता है, ठीक है। अब जैसे भैंस की बात करें, गाय की बात करें, कुत्ते की बात करें, तो इनके अंदर कैसा होता है? फोर पेडल लोकोमोशन, चार पादीय गमन, यानी चार पैरों पर गमन करते हैं, दो अग्रपाद दो पश्चपाद, यानी फोर लिम्ब एंड हिंड लिम्ब। जबकि हमारे अंदर जो सर्वश्रेष्ठ गमन जो होता है वो बाईपेडल लोकोमोशन ही होता है। कोई आपसे पूछे कि सबसे उत्तम गुण वाला लोकोमोशन कौन सा होता है, तो ध्यान रखें बाईपेडल लोकोमोशन, जो कि इन पक्षियों में भी होता है। तो एवीज के बाद ही तो मैमल्स आते हैं, तो हम तो सबसे हाईटेक हैं। तो देखिए बाईपेडल लोकोमोशन कि पक्षियों के शरीर का अग्रभाग चूँकि उड़ान से संबंधित होता है, इसलिए इसका पश्च भाग स्थलीय गमन के लिए रूपांतरित हो जाता है, यानी रूपांतरित हुआ है इवोल्यूशन के दौरान। स्थल पर गमन करने के लिए तथा पूरे शरीर के भार को संभालने के लिए पश्चपादों यानी हैंडलिम की स्थिति शरीर के अग्रभाग की ओर होती है तथा यह ज़्यादा पुष्ट होते हैं, यानी मजबूत होते हैं इनके पश्चपाद, ठीक है। और अग्रभाग की ओर इनकी स्थिति होती है पक्षियों में। देख लीजिए आप इनके कभी पंजे देखना तो आगे की ओर होते हैं, तो उसको कहते हैं अग्रभाग की ओर स्थिति का होना। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें पर्चिंग, ठीक है। पर्चिंग देखिए क्या होता है देखिए ये पर्चिंग है, रे और लगा देना यहाँ पर। पर्चिंग देखिए कि पक्षियों के पश्चपाद जो हैं वृक्षीय जीवन के लिए भली भांति सक्षम होते हैं। इनकी पेशियाँ इस प्रकार से विकसित होती हैं कि जैसे ही पक्षी किसी पेड़ की डाली पर बैठता है तो उसके पंजे
यानी टॉयज टहनियों पर स्वतः ही बंद हो जाते हैं। यह जो है पर्चिंग प्रक्रिया के कारण ही संभव होता है। किस प्रक्रिया के द्वारा? पर्चिंग, यानी वो पकड़ लेते हैं, है ना। तो जब पक्षी किसी पेड़ की टहनी पर बैठता है तो उसकी टांगें जो हैं मुड़ जाती हैं, जिससे उसकी जो फ्लेक्सर टेंडन है उन पेशियों में खिंचाव आ जाता है, और इसी खिंचाव के कारण जो पंजे हैं वह स्वतः ही टहनी टहनी यानी जो पर्च बोलते हैं इंग्लिश में, पर मुड़ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। और ऐसी क्रिया ही क्या कहलाती है? पर्चिंग कहलाती है, यानी टहनी पर पकड़। ठीक है, पर्चिंग। इस प्रकार पक्षी नीचे गिरने के भय के बिना पेड़ों की डालियों पर सो सकते हैं। और आपने देखा भी होगा पक्षियों को ऐसे सोते हुए पेड़ों की डालियों पर, बड़े बड़े वृक्षों पर, या फिर किसी भी तारों पर। ठीक है, तो ऐसा आपने देखा होगा। अब आप कहेंगे सर तारों पर इन पे करंट क्यों नहीं लगता? भाई करंट कैसे लगेगा? एक फेस का है तो फेस है, उसमें अर्थ के थोड़ी न टच होते हैं ये। और गलती से यदि कोई बड़ा पक्षी हुआ अर्थ अगर 2 तारों के टच हो गया तो मरेगा, स्वाभाविक सी बात है। एक तार पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसको। ठीक है, तो ये बात है। नेक्स्ट, अब इसके अंदर जो हमारे जो डायग्राम हैं, जैसे कि पर्च के बारे में जो मैंने बताया, ये जो पर्च है, जैसे कि आपको ये डायग्राम हमारे दिख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनके अंदर ये भाग हैं, ये आपस में इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे ये इसके नी हैं और ये इसकी मसल्स हैं। ठीक है, और ये इसका जहाँ पर ये टेंडोन जो है, कॉम्बाइंड फ्लेक्सर टेंडोन, ये मुड़ जाती हैं जैसे ये किसी तार वगैरह पर बैठते हैं और मुड़ जाती हैं। कील या नोतल वाला भाग ये वाला होता है, और ये इसमें जैसे ही पकड़ कर लेते हैं तो ये इस प्रकार से हो जाती है। ये कहलाता है पर्च। टहनी को पकड़ लेते हैं, पर्च टहनी है ये जिसको इसने पकड़े हुए है। ये एक टहनी को दिखाया हुआ है, ये टहनी है बीच में, है ना, जिसको पकड़ा हुआ है। और चीज़ देखिए इसके अंदर और भी यदि हम बात करें, ये टेंडन की स्थिति दी हुई है, यानी इसके अंदर जो बात करें, जो इसके अंदर मसल्स वगैरह जो होती हैं, टेंडन्स जो होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है, ये इसकी एक्सटेंसर टेंडोन्स होती हैं। ठीक है, ये ही इसके पर्चिंग में मदद करती हैं। कौन? एक्सटेंसर, इसके टेंडोन्स। तो ये बात हो गई कौन सी भाई? इसके हम बात कर रहे थे किसकी? इसकी पर्चिंग की। आगे हम बात करते हैं छोटी पूंछ। जो मॉर्फोलॉजिकल हम पढ़ रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल वोलेंट या फ्लाइट एडेप्टेशन एरियल के अंदर, इसके अंदर जो अब नेक्स्ट जो अंतिम पॉइंट है वो है हमारा शॉर्ट टैल। तो शॉर्ट टैल को हम देखेंगे। देखिए शॉर्ट टैल क्या होता है। देखिए कि पक्षियों की पूंछ छोटी होती है तथा इसमें लंबे पुच्छ जो है, पिच्छों का एक गुच्छा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेट्रीसस या पुच्छ पिच्छ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रेट्रीसस या पुच्छ पिच्छ कहते हैं। यह पिच्छ पंख समान फैले हुए रहते हैं तथा उड़ान के समय दिक् नियंत्रक या रूडर का कार्य करते हैं। यह उड़ान तथा पर्चिंग के समय स्टीयरिंग, यानी स्टीयरिंग होता है ना, स्टीयरिंग, और इसको उठाने और इसके काउंटर बैलेंस यानी प्रति संतुलन का भी कार्य करते हैं। कौन? इसकी पीछे वाली पूंछ। जैसे प्लेन में भी आपने देखा हो तो उसको राइट या लेफ़्ट कहीं घूमना हो तो उसके जो पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो मूव करता है, वो उसको डायरेक्शन उसकी थोड़ी सी चेंज करनी होती है। ये सब किसके आधार पर किया गया है? ये सब कुछ पक्षियों के आधार पर ही किया गया है। ऐसे ही इनके अंदर होता है। ठीक है, तो ये हमने जो पहला पॉइंट पढ़ा है, इसमें एरियल एडेप्टेशन में कौन सा? मॉर्फोलॉजिकल वोलेंट या फ्लाइट एडेप्टेशन। ठीक है, अब हम कल जो पढ़ेंगे इनमें शारीरिक उड़ान कल पढ़ेंगे, यानी एनाटॉमिकल वोलेंट कल हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।